आप सभी का स्वागत है सबलाइन क्लासेस में। हम आज देख रहे हैं इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी आईसीटी। और अभी तक हम प्रोटोकॉल पे चर्चा कर रहे थे। ईमेल प्रोटोकॉल हमारा पूरा हो गया था और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एचटीटीपी और एचटीटीपीएस, जिसमें एक और टॉपिक छोटा सा जुड़ा हुआ है जिसमें आप ऊपर देख रहे हैं एसएसएल। इन पे आज हमारा जो है एक चर्चा रहेगी। और एचटीटीपी और एचटीटीपीएस क्या है, ये काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे एग्जामिनेशन में, तो इनके बारे में थोड़ा बहुत जानना ज़रूरी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एचटीटीपी क्या है। तो एचटीटीपी का फुल फॉर्म आपको सबसे पहले याद होना चाहिए, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल है, पी फॉर प्रोटोकॉल होता है, तो आपको कोई खास दिक्कत नहीं होगी। तो HTML इससे एक मिलता जुलता है ना। आपने सुना होगा हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो HTML अलग है, HTTP अलग होता है ना। HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है और नाम से ही लग रहा है कि कुछ ट्रांसफर होने वाली बात हो रही है। क्या होती है आइए देखते हैं। HTTP www पर www यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब, उस पर फाइलों यानी कि टेक्स्ट, ग्राफिक, इमेज, साउंड, वीडियो और अन्य मल्टीमीडिया फाइलों को ट्रांसफर करने के लिए नियमों का एक सेट है। और ये वेब एक प्राइमरी टेक्नोलॉजी प्रोटोकॉल है जो लिंकिंग और ब्राउजिंग को संभव बनाता है। तो लिंकिंग और ब्राउजिंग का मतलब ये हो गया कि किसी भी जो आपका कंप्यूटर या लैपटॉप है, इसको हम क्लाइंट कहते हैं। कभी भी आप जो टेक्नोलॉजी की लैंग्वेज होती है उसमें अगर हम नेटवर्किंग की बात कर रहे हैं तो जो चीज़ हम यूज़ कर रहे होते हैं उसको मेनली क्लाइंट कहा जाता है। और क्लाइंट जब किसी टेक्नोलॉजी या किसी वेब ब्राउजिंग से जुड़ता है, मान लीजिए आप गूगल सर्च कर रहे हैं या किसी बैंक की साइट सर्च कर रहे हैं या कोई ऑनलाइन मार्केटिंग कर रहे हैं, तो उसमें आप किसी न किसी सर्वर से तो जुड़ते ही हैं। तो वो होता है सर्वर। तो सीधी सी बात है, सर्वर का कोई मैं डिटेल नहीं देने जा रहा हूँ आपको, खाली बात बता रहा हूँ कि जो क्लाइंट है वो सर्वर से जुड़ता है और सर्वर उसको वापस कुछ ना कुछ रिप्लाई देता है जो भी आप रिक्वेस्ट भेजते हैं। तो ये जो प्रक्रिया चल रही है पूरी गोल गोल, ये हो रही है HTTP के थ्रू। बात को समझिएगा, क्लाइंट से एक रिक्वेस्ट भेजते हैं। क्या भेजते हैं? रिक्वेस्ट। और वहां से हमें क्या आता है? रिस्पॉन्स। कहाँ से? सर्वर से। तो जो ये रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स हमारे पास आ रहा है, ये जो वर्क कर रहा है, कौन सा प्रोटोकॉल कर रहा है? HTTP कर रहा है। तो यहाँ पे क्लाइंट आप हो और सर्वर जिस चीज को भी आप सर्च कर रहे हैं। आगे चलते हैं। ये वेब सर्वर और वेब यूजर के बीच कम्युनिकेट करने के लिए उपयोग की जाने वाली टेक्नोलॉजी है। www बिना कम्युनिकेशन प्रोसेस के फंक्शन नहीं करेगा क्योंकि लिंक ठीक से काम करने के लिए HTTP पर निर्भर करते हैं। तो कहने का आशय वही है जो मैंने आपको अभी बताया था कि जो www हमारा स्क्रीन पे दिखता है कि क्या क्या इंटरनेट से चीज़ें होती हैं। भाई www तो आपको पता ही होगा, वर्ल्ड वाइड वेब होता है। जो भी इंटरनेट पे दिखाई दे रहा है वो www ही है। और जब ये जो फंक्शन चलता है, कोई भी आप इंटरनेट पे वेबसाइट सर्च करिए, कुछ भी सर्च करिए, वो कहीं ना कहीं तो रिक्वेस्ट डालेगा ही डालेगा। आप गूगल में सर्च करिए, आप डायरेक्ट किसी साइट पे चले जाइए। मान लीजिए आप SBI की साइट पे जाते हैं, SBI ऑनलाइन करके डालते हैं, जो भी लोग है ना, तो SBI ऑनलाइन पे गए, तो ये SBI ऑनलाइन जो है आपको किसी सर्वर से कनेक्ट करता है। तो वो जो सर्वर से कनेक्ट करने की प्रक्रिया है और फिर आपको जो रिस्पांस मिल रहा है, ये HTTP का काम है। ये जो रिक्वेस्ट गई है और ये जो रिस्पांस आया है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। HTTP एक क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन मॉडल का उपयोग करता है जो TCP के टॉप पर बनाया गया है, यानी कि ये एक एप्लीकेशन लेयर पे काम करता है। लेयर के बारे में मैं बता चुका हूँ, आप मेरा TCP IP वाला और चाहें तो OSI सर्च करके डाल सकते हैं, तो हमारा आपको वीडियो मिल जाएगा, आप उसमें देख सकते हैं कि लेयर क्या होती है। तो उसमें जो सबसे टॉप की लेयर होती है उसको हम एप्लीकेशन लेयर कहते हैं। तो HTTP भी जो है वो एप्लीकेशन लेयर पे काम करने वाला एक प्रोटोकॉल है। और आज के ब्राउजरों में अब URL के सामने HTTP की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि ये कम्युनिकेशन की डिफॉल्ट मेथड है। आपने देखा है ना कि जो HTTP, जब आप ऊपर किसी लिंक में कभी भी कुछ भी लिखते हैं तो HTTP अब लिखा हुआ नहीं मिलता है आपको। HTTP जब भी आप कहीं कॉपी पे आप पेस्ट कर रहे होंगे तो मिलेगा कुछ भी। तो जो कॉपी पेस्ट करते हैं तो HTTP डिफॉल्ट उसके साथ जुड़ा रहता है आपके लिंक के साथ। तो जैसे मैं बता रहा हूँ कि TCP/IP OSI लेयर जो है
इसका वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो देख लीजिएगा कि उसमें HTTP लिखा हुआ है। अगर लिखा है इसका मतलब वो पेस्ट है, कहीं से मैंने उठाया है उसको। और अगर आप उसको डायरेक्ट सर्च करेंगे या डायरेक्ट लिंक पे डालेंगे तो HTTP वो बाय डिफॉल्ट खुद चला जाता है। तो ये चीज़ HTTP की होती है। लेकिन HTTP में एक दिक्कत है। क्या है? जब ये सर्वर से जुड़ता है, किसी भी सर्वर से, किसी भी कंपनी सर्वर से, तो ये जो आप रिक्वेस्ट भेजते हैं और जो उसको रिस्पॉन्स मिलता है, इसमें एक बड़ी दिक्कत हो सकती है। किसमें? HTTP में। इसमें एक डिफरेंस हमेशा बनाए रखिएगा। HTTP में हमेशा ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि एक प्रॉब्लम हो सकती है। क्या? इसे कोई ना कोई देख रहा होगा और हो सकता है वो देखने वाला हैकर हो और आपका डाटा जो है वो चुरा ले। जैसे मान लीजिए आपने कोई रिक्वेस्ट भेजी, उसमें आईडी पासवर्ड भी आपने डाल दिया, तो ये जो बीच का प्रोसेस होता है ये किसी न किसी इंटरनेट के थ्रू हो रहा होता है, कोई किसी न किसी वाईफाई के थ्रू हो रहा होता है। तो इसमें अगर किसी ने हल्की सी भी अपनी जुगाड़ या हैक करने का प्रयास किया तो वो आराम से कर सकता है, क्योंकि आप जब आईडी और पासवर्ड डालते हो HTTP में, तो होता क्या है कि मान लीजिए आपका जो पासवर्ड है वो है ABCD, और आपने जैसे ही भेजा तो रास्ते में जो हैकर होते हैं उन्होंने अपना जो भी कोडिंग कर रखी है उसको देखा कि इसका जो आईडी है वो ABCD है और पासवर्ड है 1234। तो ये चीज़ आखिर आराम से नोट हो जाएगी आपकी। तो आप कहोगे HTTP की फिर तो बहुत खतरनाक स्थिति है, इससे तो आपका डाटा हैक हो जाएगा। इसीलिए इसको रोकने के लिए कई उपाय किए गए, जिसको हम आगे देखेंगे आखिर ऐसा क्या हुआ। SSL को देख लीजिए, जिससे आपको जो बीच में मैं आगे बताने जा रहा हूं उसमें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना रहे। तो SSL एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे हम सर्वर तथा क्लाइंट के मध्य एक एन्क्रिप्टेड लिंक को एस्टेब्लिश कर सकते हैं और जिससे हम वेबसाइट तथा ब्राउजर के मध्य एक सुरक्षित कनेक्शन भी उपलब्ध होता है। इंटरनेट में डाटा को ऑनलाइन ट्रांसफर करने के लिए एक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है, जो मैंने आपको बताया कि जो आपका लैपटॉप है या कंप्यूटर है उससे आप रिक्वेस्ट भेजते थे किसमें? HTTP में, और वो जो सर्वर पे जाता था आपको रिस्पॉन्स देता था। अब क्या है कि हमने HTTP के साथ जोड़ दिया है SSL को भी। जब हम SSL को जोड़ देंगे, और SSL एक एन्क्रिप्टेड लिंक बनाता है, जैसे मान लीजिए आपने ABCD यहाँ से अपने लैपटॉप से भेजा, तो ABCD न लिख के क्वेश्चन मार्क 2 10 0 1 इस तरीके से आपका एक एन्क्रिप्टेड डाटा जाएगा, और जो सर्वर है उसके पास ABCD के रूप में वो उसको डिक्रिप्ट कर लेगा, मतलब उसको देख लेगा कि भाई ये जो मॉड्यूल आया है इसको खोल के देखते हैं, है ना। ये कोड लैंग्वेज की तरह पहुंचेगा। एन्क्रिप्टेड डाटा का मतलब होता है कोड लैंग्वेज। जब हम सर्वर के पास भेजेंगे तो वो सही पहुंचेगी, लेकिन बीच में जो डाटा ट्रेवल करता है यहाँ पर बीच में, तो यहाँ पर हैकर की नज़र इतनी आसानी से नहीं पड़ सकती है। 99% तो नहीं पड़ सकती है, तब भी डाटा इस समय हैक हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं उसमें भी कोई ना कोई एक प्रॉब्लम है। लेकिन SSL जहाँ भी यूज़ होता है वहाँ पर डाटा इनक्रिप्ट होके जाता है। इनक्रिप्ट डाटा का मतलब हमेशा समझिएगा कि आपके डाटा को एक कोड लैंग्वेज में सर्वर पे भेजा जा रहा है, तो आपके आईडी पासवर्ड सुरक्षित रहेंगे। तो ऊपर के मॉड्यूल्स आप देख लीजिए। जब HTTP और SSL के दोनों को हम जोड़ के आगे भेजेंगे ना, तो वो बन जाता है HTTPS, और उसका नाम हो जाता है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर्ड। तो कभी भी सिक्योर HTTP लिखा है तो इसका मतलब वो वेबसाइट अच्छी है और आप उसका यूज कर सकते हैं। मोस्टली इस समय जितनी वेबसाइट हैं वो आपको HTTPS के रूप में ही मिलेंगी, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो HTTP का एक अधिक सुरक्षित वर्जन है HTTPS। इसमें आमतौर पे SSL प्रमाण पत्र का उपयोग किया जाता है, जो ब्राउजर और वेब सर्वर के बीच एक सुरक्षित एन्क्रिप्टेड कनेक्शन बनाता है, और आमतौर पे उन वेबसाइटों के लिए सुरक्षित क्षेत्रों के लिए उपयोग किया जाता है जहां संवेदनशील डाटा ट्रांसफर होता है। तो संवेदनशील डाटा का मतलब यही है कि जब मान लीजिए आप अपने लैपटॉप से किसी सर्वर पे कोई मनी ट्रांसफर कर रहे होते हैं, तो मनी ट्रांसफर में मोस्टली क्या होता है, आईडी का यूज होता है, पासवर्ड का यूज होता है, और आपके जो भी आपके पर्सनल पासवर्ड्स हैं या कुछ भी है वो यूज होता है। तो जब SSL और HTTPS माफ कीजिएगा, जो SSL प्रमाण पत्र है वो दिखाता है कि आपका डाटा इनक्रिप्ट होके ट्रेवल कर रहा है और सर्वर के पास जा रहा है, तो वो है संवेदनशील डाटा, क्योंकि वो आपके
अकाउंट नंबर से संबंधित हो सकता है, आपकी बहुत जो आपके बहुत सिक्योर डाटाज होते हैं, जो ईमेल होती है, उनसे रिलेटेड हो सकता है। तो वो चीज़ यहाँ पर SSL और HTTP मिलाकर HTTPS जो बनता है वो आपकी डाटा को सुरक्षित करता है। HTTPS को गूगल रैंकिंग फैक्टर के रूप में सूचीबद्ध कर दिया गया है और अधिक से अधिक वेबसाइट पर अब HTTPS ही यूज हो रहा है। तो मान लीजिए SBI ऑनलाइन का आप कभी वेबसाइट पे जाइए और HTTPS दिखेगा नहीं आपको, लेकिन जब उसको आप कॉपी करेंगे, कॉपी करके जब आप उसको पेस्ट करने जाएंगे, कहाँ, दूसरे वाले, मान लीजिए एक पेज और खोल लीजिए और उस पर जब आप इसको पेस्ट करेंगे तो आपको क्या दिखता है कि HTTPS लिखा हुआ है। जब HTTPS लिखा हुआ है मतलब आपका डाटा सिक्योर्ड है। तो कम्युनिकेशन के लिए HTTP जो 80 है, मतलब HTTP होता है वो 80 नंबर पोर्ट का उपयोग करता है और जो HTTPS होता है उसको 443 पोर्ट का उपयोग करता है। तो ये पोर्ट नंबर भी पूछ लिए जाते हैं और HTTP का तो कुछ ज़्यादा ही पूछा जाता है, HTTPS का इतना नहीं पूछा गया, मैंने एग्जाम में देखा है। तो 80 नंबर और HTTPS का 443 पोर्ट होता है। तो ये स्टैंडर्ड पोर्ट नंबर्स होते हैं जितने प्रोटोकॉल होते हैं उसमें, तो इनके पोर्ट नंबर कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और HTTP को एक और नाम से जाना जाता है स्टेटलेस सिस्टम के नाम से। तो चाहे वो HTTPS हो चाहे वो HTTP हो, दोनों को आप स्टेटलेस सिस्टम क्यों कहेंगे? क्योंकि एक बार डाटा आपने ब्राउज कर लिया फिर वो उसको छोड़ देगा, उससे उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। फिर आप जब दूसरी रिक्वेस्ट भेजेंगे तब वो फिर से अपना एक लिंक बना के उसको फिर से रिस्पॉन्स मांगेगा और जैसे उसको आपको रिस्पॉन्स मिल जाता है एक सर्वर से, उसके बाद वो फिर से छोड़ देता है, इसीलिए इसको स्टेटलेस सिस्टम कहा जाता है। HTTPS के 3 गोल्स माने गए हैं। कौन से गोल्स हैं? प्राइवेसी। तो प्राइवेसी का मतलब आपकी डाटा को एन्क्रिप्ट करना जिससे क्लाइंट और सर्वर के बीच कोई भी मिडिलमैन डाटा को रीड ना कर सके, आपकी प्राइवेसी बनी रहे। इंटीग्रिटी यानी कि इंश्योर करना कि डाटा दोनों एंड के बीच में कहीं भी चेंज नहीं हुआ है, मतलब डाटा तो आपने भेजा, उसको आपका रिस्पॉन्स मिला, तो ऐसा है कि डाटा दोनों तरफ बीच में कहीं गड़बड़ होकर नहीं पहुंच रहा है, इंटीग्रिटी बनी रहनी चाहिए। ऑथेंटिकेशन मतलब इस सिस्टम में क्लाइंट सर्वर दोनों को एक दूसरे को अपनी आइडेंटिटी प्रूव करनी पड़ती है और इससे निश्चित किया जा सकता है कि कम्युनिकेशन हो रहा है, क्या उसकी पहचान सच में वही है जो बता रहा है। कभी कभी आप लोग देखते हैं कि हमारे पास अलग से कोड आते हैं जिनको हमें डालना होता है, CTM1। अब इसको कहेंगे कि आप दूसरे कोड में भरिए, देखते हैं कि आप ओरिजिनल आदमी हो कि नहीं। तो ये एक वेरिफिकेशन कहीं कहीं किसी वेबसाइट पे होता है जब आप अपना ID पासवर्ड वगैरह डालते हैं, तो वो वही वेरिफिकेशन होता है कि वो HTTPS तो है ही सिक्योर, साथ में एक और वेरिफिकेशन जिससे आपकी जो प्राइवेसी है बनी रहे और बीच में कोई हैकर तो नहीं है, ये पहचानने के लिए ऐसा किया जाता है क्योंकि जो कोड आप डालते हैं वो भी एक सिक्योर्ड रूप में ट्रैवल करता है। तो कभी कभी आप कोई भी फॉर्म भरते हैं या कभी भी आप कोई वेबसाइट खोलते हैं जिसमें ID पासवर्ड डालना होता है, उसमें इस तरीके से हम नीचे जो वर्ड्स हैं उसको दूसरे वर्ड्स में लिखना होता है। अब हम बात करते हैं HTTP एरर कोड्स की। तो एरर कोड्स आपने देखे होंगे, कई बार हमारी वेबसाइट नहीं खुलती है, क्या बता देता है भाई, पेज नहीं फाउंड हो रहा है या कुछ है या खुल नहीं रहा है, कुछ भी हो वो आपको बता देता है। तो कुछ एरर कोड्स, वैसे एरर कोड बहुत सारे हैं लेकिन मैंने कुछ इंपॉर्टेंट एरर कोड यहाँ पे रखे हुए हैं जो हो सकता है आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सके। तो सबसे पहले है 400 जिसमें लिख के आता है बैड फाइल रिक्वेस्ट। जब 440 एरर कोड आएगा तो इसमें क्या होता है, तो ये एरर कोड तब दिखाई देता है जब हमारा URL गलत हो, जैसे कि स्मॉल की जगह कैपिटल लेटर यूज कर दिया, उसमें चिन्हों को टाइप गलती से कर दिया, मतलब हम अपने जो भी चीजें यूज कर रहे हैं उसको गलती से कुछ और लिख देते हैं, तब बैड फाइल रिक्वेस्ट आ जाती है। कभी भी आप कोई चैनल मत डालिए, जैसे मान लीजिए गूगल है तो google.om लिख दीजिए, कॉम की जगह C छूट गया, या आपने ओम की जगह TM लिख दिया, है ना, तो ये क्या होगा कि आपको नहीं खोल के देगा, वो कहेगा बैड फाइल रिक्वेस्ट। वो 40 कभी कभी कुछ और भी लिख के आ जाता है लेकिन ये होता है 400 से संबंधित। दूसरा है अनऑथराइज्ड, गलत पासवर्ड एंटर करने की वजह से भी ये एरर आता है। तो 401 जो है, जब आप पासवर्ड कभी गलत करते हैं तो क्या कहता है कि आप एंटर नहीं कर सकते हैं, आपका पासवर्ड गलत है। वो बताता नहीं है, इस तरीके से लिख के नहीं आएगा, लेकिन वो जो भी वेबसाइट है वो अपने तरीके से बताती है कि आपका पासवर्ड गलत है, रीएंटर
या योर आईडी या योर पासवर्ड इज नॉट मैच, इस तरीके से लिख के आता है। तो ये एरर जो होता है वो होता है 401। 403 फॉरबिडन एक्सेस डिनाइड, या तो फॉरबिडन लिखा होगा या तो एक्सेस डिनाइड लिखा होगा। जब आप किसी ऐसे पेज को ओपन कर रहे हैं जिसकी परमिशन ही आपको नहीं है, तो ऐसी स्थिति में रेस्पॉन्स कोड आपको 403 दिखाई देगा। मतलब आप परमिटेड नहीं है उस वेबसाइट के लिए, तो आपको दिखेगी ही नहीं, या तो फॉरबिडन या एक्सेस डिनाइड के रूप में आपको दिखाई देगा। 404 ये सबसे इंपॉर्टेंट है, और कभी भी आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि HTTP एरर कोड्स में सबसे कॉमन कौन सी है, मतलब सबसे ज्यादा कौन सी एरर आती है, तो आप बताएंगे 404। जब आप किसी ऐसी फाइल डॉक्यूमेंट के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं जो सर्वर पे है ही नहीं, या डिलीट कर दी गई है, या उसका किसी दूसरे लोकेशन पे उसको मूव कर दिया गया है, उसका नाम चेंज कर दिया गया है, तो ऐसी स्थिति में 404 एरर आता है। तो कभी कभी आप जब गलत वेबसाइट लिखते हैं तो एग्जैक्टली वो होती ही नहीं है वहां पर, तो वो 404 के रूप में आती है, और ये सबसे कॉमन एरर है, इसलिए ज्यादा पूछी भी जाती है एग्जामिनेशन में। 408 रिक्वेस्ट टाइम आउट, ये एरर सबसे ज्यादा उस समय अकर होती है जब सर्वर का स्पीड स्लो हो या रिक्वेस्ट किए गए फाइल की साइज ज्यादा हो। मतलब आपका नेट स्लो है या सर्वर की स्पीड स्लो है, तो होता क्या है, काफी देर तो गोल 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 घूमता रहता है, आप लोग देखते होंगे बफरिंग करता रहता है, और आप कहते हैं खुल नहीं रहा है, लेकिन होता क्या है, लास्ट में वो रिक्वेस्ट कैंसिल कर देता है किसी कारण, तो वो 408 होता है। तो जब सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन में कुछ प्रॉब्लम हो, मतलब जो सर्वर जिस पे आपने रिक्वेस्ट डाली है उसके ही कॉन्फ़िगरेशन में कोई दिक्कत हो, तो फाइल को एक्सेस करने में परेशानी होती है और इंटरनल एरर या स्टेटस कोड दिखाई देता है। मतलब आपको 500 का इंटरनल एरर वहां आपको सामना करना पड़ेगा। आगे क्या है, 503 सर्विस अनअवेलेबल, इंटरनेट जो कनेक्शन है उसमें प्रॉब्लम हो गई है, सर्वर बिजी है, या साइट किसी अन्य एड्रेस पे मूव हो गया है, तो इस प्रकार की एरर आ जाती हैं। वैसे ये चीज जो लिखी हुई है साइट किसी अन्य एड्रेस पे मूव हो गई है, ये बात 404 से भी रिलेटेड है, लेकिन मेन चीज है कि इंटरनेट कनेक्शन में जब प्रॉब्लम आती है तो ज्यादातर 503 दिखाई देता है। तो आज का विषय यहीं पे समाप्त होता है। जल्दी ही हम आपको मिलेंगे आने वाले वीडियोस में। जुड़े रहिएगा सबलाइन क्लासेस से। थैंक यू वेरी मच।